सर्वप्रथम योग एवं आयुर्वेद के इस पवित्र प्रांगण में माँ सरस्वती के आंगन में इस मंच को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ परम पूज्य प्रातः वंदनीय स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को। धन्यवाद देता हूँ साध्वी देव अदिति जी को, लवदेव जी को, लवराज जी को, लोकनाथ जी को। इसके साथ साथ प्रदेश के जो लीडर हैं, जो आप लोग इनके सानिध्य में काम कर रहे हैं, रमेश शाह जी, कांशीनाथ जी भट्ट, शिवराज जी जोशी और दीपक जी को। आप सभी जितने योग प्रचारक, योग साधक आप आए हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं एवं स्वागत करता हूं पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल की ओर से। आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सभी आचार्य जी, स्वामी जी, साध्वी देव अतिथि जी, लवदेव जी, लवराज जी और लोकनाथ जी के साथ सानिध्य में आयुर्वेद और योग के लिए काम कर रहे हैं। ये आपका सौभाग्य है कि पतंजलि के साथ जुड़ करके स्वामी जी के एक शक्ति के रूप में, उनका एक सहयोगी के रूप में आप आयुर्वेद और योग का प्रचार कर रहे हैं। आज का विषय आयुर्वेद है, जो आप सभी के लिए समाज में कैसे जुड़ें एवं समाज से जुड़कर उनको अधिक से अधिक संस्थान एवं समाज को लाभ पहुंचाएं, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे आयुर्वेद। तो सब लोग जानते हैं आयुर्वेद क्या है। किसी को कुछ पता है आयुर्वेद क्या है? कुछ परिभाषा? तो आयुर्वेद की जो परिभाषा बताई गई है अलग अलग आचार्यों के अनुसार, उसमें हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च आयुर्वेदम च उच्यते। मीन्स ऐसा ग्रंथ, ऐसी विधा जिसमें हित अहित, सुखायु दुखायु, अलग तरह की व्याधियों के बारे में और उसका निवारण के बारे में बताया गया हो, वो आयुर्वेद है। अब हम स्वास्थ्य की परिभाषा बताएंगे कि हम स्वास्थ्य के लिए ही काम कर रहे हैं। जो भी हम आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से लोगों को जो स्वास्थ्य लाभ की चर्चा कर रहे हैं, तो आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा बताई गई है। समदोष समाग्नि स समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। मीन्स यहाँ दो तरह के फिजियोलॉजी की बात की गई है, एक शारीरिक फिजियोलॉजी और एक मानसिक फिजियोलॉजी। समदोष समाग्नि स समधातु मल क्रिया मीन्स हमें अपने शरीर की फिजियोलॉजी को कैसे ठीक करना है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके शरीर की फिजियोलॉजी को कैसे ठीक करना है। दूसरा है प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन। जब तक हमारे या हमसे जुड़े हुए लोग, उनका मन, आत्मा और इंद्रिय प्रसन्न नहीं होगा, तब तक हम उसको शुद्ध लाभ या संपूर्ण लाभ की परिभाषा में नहीं रखेंगे। ठीक है, समझ में आया ना? तो नॉर्मली हम लोग जो काम करते हैं, अब ये समदोष समाग्नि स समधातु मलक्रिया, ये तो एक चिकित्सक के रूप में तो काम हो जाता है। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, इस पे हम क्या करें, कैसे करें? तो जो हमारा व्यवहारिक पक्ष है, उस चिकित्सा में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? दिनचर्या, मतलब इन फिजियोलॉजी को एक समान है, जो क्योंकि हमसे जुड़े हुए सारे चिकित्सक तो है नहीं, यदि हम चिकित्सा की बात करें तो शायद उनको समझ में भी ना आए। तो इस बात को सिंप्लीफाई करके ऐसा बताया जाए जो हर व्यक्ति को समझ में आए। ठीक है,
तो उसकी शारीरिक और मानसिक फिजियोलॉजी को ठीक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी दिनचर्या को ठीक करेंगे, जो पतंजलि का मूल उद्देश्य है। इसलिए स्वामी जी का आपने कार्यक्रम देखा होगा, सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है, 5 बजे 7:30 बजे योगा उस पे आता ही, आस्था चैनल, अलग अलग चैनलों पे। तो उस जीवन शैली को, दिनचर्या को ठीक करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझाने की कोशिश करेंगे। ईश्वर बहुत दयालु है, वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। उनके लिए कोई अमीर गरीब कोई कुछ मतलब नहीं है। हर इंसान को ईश्वर ने सिर्फ 24 घंटे का समय दिया है, ठीक है। उसी 24 घंटे को जिसने यूटिलाइज कर लिया, बैलेंस बना लिया, क्योंकि हमारी चिकित्सा का सिद्धांत ही है बैलेंस बनाने की कोशिश। शम दोष शमाग्नि शम धातु मल क्रिया। हम लोग क्या करते हैं चिकित्सा में, बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। आप उसमें एक कनेक्टिंग लिंक के रूप में अपने लिए भी और जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनके लाइफ को बैलेंस बनाने की कोशिश करना है। तो उस 24 घंटे को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, तो हर इंसान की सबसे प्राथमिकता, जिसको हम लोग 3 आयुर्वेद का सिद्धांत है, उपस्तंभ, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो हम निद्रा की बात करते हैं। तो जब हम जैसे ही 24 घंटे की बात करते हैं तो सबसे पहले होता है निद्रा, ठीक है। तो 24 घंटे में आपको बांटना है कि कितने घंटे की निद्रा हो। तो नॉर्मली योगी के लिए तो 6 घंटे स्वामी जी बोलते हैं, लेकिन एज ए मेडिकल साइंस थोड़ा सा हम उसको बढ़ा देते हैं, 7 घंटे कर लो। तो 6 घंटे से 7 घंटे के बीच यदि निद्रा को रखी जाए तो वो कंप्लीट है। अब बात आती है कि कब सोना चाहिए, सोने का टाइम क्या होना चाहिए। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक काल मर्यादा बताई गई है। सोने का जो सबसे बढ़िया काल होता है कफ काल होता है वो, ठीक है। तो कफ काल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि उसमें जैसे ही हम काल की बात करते हैं तो कितने बजे से कितने बजे कफ काल होता है, कितने बजे से कितने बजे तक पित्त काल होता है, कितने बजे से कितने बजे तक वायु का काल होता है। तो पूरे 24 घंटे में 2 बार वो सर्कुलेट होता है। तो नॉर्मली शाम को, इवनिंग टाइम में, शाम को 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक का जो काल है वो कफ का काल है, ठीक है। इसलिए पहले के समय में आप लोगों को पता है कि सूर्यास्त के पहले भोजन हो जाता था और सूर्यास्त के आसपास सब लोग सारे काम खत्म करके सोने की कोशिश करते थे। तो उस समय की एक भौगोलिक परिस्थितियां अलग थी, बिजली का प्रबंध नहीं था, लाइट नहीं थी। तो ये होता था कि कहीं कुछ खाना जितना जल्दी हो सूर्य दिन में तो वो अच्छा है। लेकिन उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन यही था, कफ काल। कफ काल में कोई भी पेशेंट या कोई भी व्यक्ति यदि बेड पे चला जाएगा तो उसको साउंड स्लीप आता है, गहरी नींद आती है, ठीक है। तो 6-7 बजे तक भोजन वोजन कर लेते थे, किचन का काम बर्तन साफ करके फिर 7, 7:30, 8, 8, 8:30, 9 बजे तक सो जाते थे, 8 बजे तक मैक्सिमम। जो व्यक्ति 8 बजे 9 बजे के बीच में सोएगा वो नॉर्मली सुबह यदि 7 घंटे हम इसमें ऐड कर लें तो 3-4 बजे के आसपास वो जगने का टाइम, जिसको हम लोग ब्रह्म मुहूर्त है। तो ये साइंटिफिक रीजन है, मतलब ईश्वर का आप देखिए विधान कि उन्होंने ऐसा काल मर्यादा बताया गया कि आप इतने बजे सोएंगे, इतने बजे उठेंगे तो आपकी साउंड स्लीप होगी और सुबह अपने आप नींद खुल जाएगी। तो आपका प्रयास यही है कि आपसे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके लाइफ को डिसिप्लिन बनाना, खुद भी डिसिप्लिन होना और उनको बनाने की कोशिश करना। तो उनका जो स्लीपिंग टाइम है आप कोशिश करिए कि 10 बजे के पहले लोग सो जाएं, ठीक है। जब 10 बजे सो जाएंगे तो उसमें आप 10 बजे के पहले मतलब 9, 9:30, तो आप इसमें 6 से 7 घंटे ऐड कर लीजिए। यदि 10 बजे भी आप ऐड करते हैं, 6 घंटा ऐड करते हैं तो 10, 2, 12, 4 बजे उनकी नींद खुल जाएगी 6 घंटे बाद। यदि आप उसको 7 घंटे रखते हैं तो 5 बजे नींद खुल जाएगी। तो 4:30 से 5 के बीच में वो नींद खुल जाए तो वो जो
टाइम होता है वो वायु का काल होता है। वायु काल में शरीर में वायु भरा होगा, जैसे ही सुबह का उषा पान करेंगे वायु अपने आप नीचे की ओर, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुलोम गति, वायु का अपान वायु का अनुलोम गति होगा और उसकी अपान वायु नीचे की ओर अनुलोमित होकर के उसके डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर देंगे। तो कभी भी उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कभी भी उसको यूरिनरी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, कभी भी उसके पेट में गैस फॉर्मेशन नहीं होगा, कभी भी उसको एसिडिटी नहीं होगी। ठीक है, तो कफ काल में सोने के लिए बोलना है और वायु काल में अपने आप नींद खुल जाएगी। 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में आपका पित्त काल। और आज के डेट में मैक्सिमम सोसाइटी में लोगों का जो स्लीपिंग हैबिट है वो पित्त काल में है। ठीक है, सब लोग 10:30, 11, 11:30, 12, इससे पहले तो कोई सोता ही नहीं। इसीलिए आज के डेट में आप लोगों ने समाज में देखा होगा पित्तज व्याधियां ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, हो रही है ना पित्तज व्याधियां। आप समाज में जाइए, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, ज्वाइंट्स पेन हो रहे हैं, हाइपरटेंशन हो रहा है, कार्डियक इशू हो रहे हैं, हार्मोनल इंबैलेंस हो रहे हैं, पीसीओडी की हिस्ट्री मिल रही है, फाइब्राइड्स हो रहे हैं, एंजाइटी बढ़ रही है, क्योंकि लोगों की जो हैबिट हो रही है, स्लीपिंग हैबिट हो रही है, वो पित्त काल में हो रही है। और पित्त काल में आपको पता है साउंड स्लीप नहीं आता, एंजाइटी पर्सनालिटी होगी, वो एसिडिटी होगी, एसिड रिफ्लेक्सेस आएंगे, एंजाइटी शुरू हो जाएगी, सुबह का बावेल क्लियर नहीं होगा, नींद पूरी नहीं होगी। ठीक है, आईबीएस के फीचर्स बढ़ जाएंगे, वो आईबीएस आगे चल करके अल्सरेटिव कोलाइटिस बन जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस आगे चल करके सीए रेक्टम का बन जाता है। तो जो समाज में आज के समय में जो व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं, पित्तज व्याधियां हो रही हैं, उसके पीछे रीजन एक ही चीज है, एक ही है कि हमारी हैबिट जो हो रही है वो पित्त काल में सोने की हो रही है। इसलिए स्लीप डिस्टर्ब हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, हाइपरटेंशन, पैल्पिटेशन होना, मूड स्विंग्स होना। तो यदि हम समाज से इस चीज को हटाने की कोशिश या एक दृढ़ संकल्प ले लें कि हमें उस पित्तज व्याधि को हटाना है, समूल नष्ट करना है विदाउट मेडिसिन, क्योंकि इसमें मेडिसिन का ज्यादा रोल नहीं होता, मेडिसिन कितना देंगे, तो उसके हैबिट को चेंज करना है, उसकी स्लीपिंग हैबिट आपको कफ काल में ले आना। ठीक है, 2 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक वायु काल होता है। तो आप नॉर्मली देखे होंगे यदि आपको 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक नींद नहीं आती तो उसके बाद नींद नहीं आती, जबरदस्ती सोने की कोशिश, तो वायु बढ़ा होगा, वायु बढ़ा होगा तो शरीर में तंद्रा आएगी, बॉडी एक होगा, एंजाइटी होगी, पेट में ब्लोटिंग जैसे फीलिंग्स होंगी, कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, तो ये आपका एक काल हो गया शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक, ये कफ काल है। तो ये काल मर्यादा जो सुबह की बताई गई है, जो लोग रात्रि जागरण करते हो, जैसे होता है ना कि आज समाज में जाएंगे तो हो सकता है किसी को शिफ्ट वाइज ड्यूटी हो, तो ये तो नहीं बोलेंगे कि आप जॉब छोड़ दो, तो ये भी हमारी एक लायबिलिटी है समझना कि हम अपनी बात को किसी के ऊपर थोपे नहीं। कोई भी व्यक्ति उस चीज को मानने को तैयार नहीं है, वो आपसे कट हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो उसकी बात को समझ करके, उसकी समस्या को समझ करके, उसके लिए जो हितकर है उसका समाधान बताना। तो यदि किसी भी व्यक्ति की नाइट ड्यूटी है, नाइट शिफ्ट है, उसकी ड्यूटी है 10 बजे आना, उसकी ड्यूटी है 12 बजे आना, उसकी ड्यूटी है सुबह 4 बजे आना, तो नॉर्मली आप लोग देखे होंगे जैसे नाइट शिफ्ट वाले आते हैं, कोशिश करते हैं नाइट शिफ्ट आने के बाद सो जाते हैं, वो उनकी स्लीपिंग हैबिट डिस्टर्ब होगी। तो यदि उसको किसी की ड्यूटी सपोज कर 2 बजे तक है, 3 बजे आ रहा है, तो उसको ये नहीं बोले कि आते ही सो जाओ, 3 बजे आए हाथ, क्योंकि वायु काल आपका वो पित्त काल वाले में आएगा 4 बजे तक। ठीक है, तो उसको क्या करना कि आपको देखना किस काल में आ रहा है। यदि पित्त काल में आ रहा है तो उसको ऐसी चीजें देंगे जो पित्त का बैलेंस कर दे, काउंटर बैलेंस करे। ठीक है, एंटासिड के रूप में, तो जैसे पेठा मिठाई बहुत अच्छा होता है पेठा,
तो उसको बोलेंगे आते ही छोटा सा पेठा खा के एक कप पानी पी लो, उससे जो एक्स्ट्रा पित्त है वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जो घर के पेंडिंग काम है वो कंप्लीट कर ले। उसको स्लीपिंग के लिए आप बोलेंगे वही जो सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच का टाइम है कफ काल में। स्टेप बाय स्टेप की अब जीवन शैली में हमें एक हेल्दी जीवन शैली बनाना, ठीक है। तो सबसे स्लीपिंग हैबिट हो गई। तो स्लीपिंग हैबिट में क्या करेंगे, हमेशा कफ काल में सोने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि उसकी दिन की ड्यूटी है तो आप उसको बोलेंगे शाम को 10 बजे के पहले सो जा। यदि उसको लगता है शिफ्ट वाइज ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी है, तो ये कोशिश करिए कि सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच में सो जाए, ठीक है। कफ काल, हाँ ये भी कफ काल है। सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच में, वो 8:30-9 बजे तक माना जाता है, वो अलग अलग पैरामीटर। कफ काल सोने का टाइम होता है कफ काल। कफ काल में हम सोएंगे तो गहरी नींद आएगी, साउंड स्लीप होगा। सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच में। इसलिए आप देखेंगे सुबह यदि रात को नींद नहीं आई तो सुबह 5, 5:30, 6 बजे के बाद गहरी नींद आती है। नेचुरल फिनोमिना है, क्योंकि वो कफ काल होता है। जितने रोड एक्सीडेंट होते हैं अर्ली मॉर्निंग में ही होंगे, वो 5, 6 बजे के आसपास, वो कफ काल होता है। वो ड्राइविंग है, रात को जगा हुआ है, वो जब की आएगी उसको ना। तो जहां भी यदि इस तरह की एक्टिविटीज हो तो उसको आप वो टाइम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बोल दीजिए, कफ काल निकल जाए, ठीक है। दूसरा इसका अप्लाइड कि जो समाज में यदि पित्तज काल में सोने की आदत है तो उसको कन्वर्ट करना। मीन्स जैसे ही कोई आपके पास पेशेंट आए, हम समाज से जुड़े हुए हैं, योग सिखाने जाते हैं, आपको पेशेंट मिलेंगे, पीसीओडी की बच्चियां बहुत हो रही हैं आजकल। एसिडिटी मैक्सिमम लोगों को, स्पेशली आपके यहाँ तो हमने देखा है, एसिडिटी क्या बोलते हैं वो, गैस्ट्रिक तो बहुत ज्यादा है। रीजन यही है कि मैक्सिमम लोगों का जो स्लीपिंग टाइम है वो पित्त काल है। तो उनके हैबिट को आप चेंज कर देंगे तो आप समाज से 25 से 30% डिजीज को अपने आप ठीक कर देंगे। उसमें औषधि की जरूरत नहीं है। और जो व्यक्ति ठीक हो जाएगा आपके साथ आत्मिक जुड़ाव से जुड़ेगा, वो उसका आत्मिक लगाव होगा। बिना मेडिसिन हमने उसको आपने ठीक कर दिया, उसकी लाइफ स्टाइल को ठीक कर दी, उसके अंदर चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कफ काल में सोने के लिए, वायु काल में उठने के लिए। अब ये हो गया स्लीपिंग। सुबह उठ करके हम क्या करते हैं, दूसरा उषापान बोलते हैं ना, सुबह सुबह उठ करके गर्म पानी पीना। गर्म पानी का ये जो वायु काल में पेशेंट उठेगा तो उसका जो उष्ण जल होता है अपान वायु को नीचे की ओर प्रोपेगेट करता है। तो जो गैस या बोलते हैं ना कि गैस ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा, वो नीचे की ओर जाएगा। जब नीचे की ओर जाएगा तो उसकी मल शुद्धि होगी। शम दोषा शमाग्निशा शम धातु मल क्रिया, उसके जो मल होंगे क्षमता स्थापित हो जाएगा, शुद्धि हो जाएगा। जो उसके यूरिन होंगे, यूरिनरी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, स्टोन फॉर्मेशन नहीं होगा, वो अपने आप होता जाएगा। जो फीमेल्स के मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स आती हैं वो नहीं आएंगी, अपने आप ठीक हो जाएंगी, ठीक है। उषापान हो गया। उषापान के बाद मल शुद्धि आपने करा दी। उसके बाद आपने 6 से 7 घंटे की स्लीपिंग हैबिट रखनी है। 1 घंटे का टाइम रखिए रूटीन। रूटीन का मतलब कि सुबह उठ करके हम फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी जिस जैसा जुड़ाव है। तो 1 घंटे के अंदर, क्योंकि हमने देखा है कि हर चीज सोएंगे थोड़ा सा लेट और ऑफिस का टाइम जैसे ही आएगा हर चीज जल्दबाजी शुरू कर देते हैं। तो किसी के लिए जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, हर चीज का एक टाइम फिक्स हो जाए। फ्रेश होना है तो आपने कर लिया 5 से 10 मिनट टाइम, 12 मिनट, 15 मिनट, जिसका जैसा टाइम है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के फ्रेश होना है। ब्रश करना 3 से 4 मिनट, 5 मिनट। ब्रश करने के लिए भी सबसे बढ़िया है कि आप जो मंजन है, टूथपेस्ट 2 तरह के हैं ना, एक तो पाउडर फॉर्म में, एक पेस्ट के रूप में है। तो जो जिसको प्रीफर है, मंजन को क्या करना है, उंगली से मसूड़े की मसाज करना, तो उससे कभी किसी को पायरिया नहीं होगा, गम हाइपरट्रॉफी नहीं होगा, मसूड़े कटेंगे नहीं, मुंह से बदबू नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको 2 से 3 मिनट तक उंगली से जो टूथ पाउडर है उससे आपको मसाज करना है। मसाज करने के बाद जो ब्रश का यूज होता है, जैसे हम लोग टूथ पेस्ट आपने लगाया 3-4 मिनट के लिए, आपने पानी में डाल दी, थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाता है,
कभी भी ब्रश को रगड़ना नहीं। उसको क्या करना है कि ब्रश का रोल होता है कि आपके मसूड़े में कोई भी फूड पार्टिकल फंसा है वो निकालना, उसका यही पर्पस है, जो गंदगी है वो निकल जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपका ये दांत का स्ट्रक्चर है तो ऊपर वाले को नीचे से ऊपर की ओर ऐसे करना, मतलब जो भी फूड पार्टिकल है वहां से निकल जाए। ऐसे ही नीचे वाले को आपने नीचे से साफ कर दी, ऐसे ही अंदर से आपने साफ कर दिया दोनों साइड से, और 1 से 2 बार उसको हल्का रोल कर दिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ताकि जो गंदगी है वो निकल जाए। नॉर्मली आप देखा गया है कि ब्रश लेकर के हम रगड़ते हैं तो उससे गम हाइपरट्रॉफी होता है, मसूड़े कटते हैं, और डेंटल प्रॉब्लम्स मैक्सिमम जो आ रही हैं वो यही है। तो ये आपका ब्रश करने का एक तरीका हो गया। आपने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद कुल्ला जरूर करना। हमारे यहाँ उसको कवल, गंडूस बोलते हैं ना, कवल है, गंडूस है। कुल्ला करने से मुख शुद्धि होती है। मुंह में पानी लेकर के 5 से 7 बार आपने उसको घुमाना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे। ऐसे ही गर्गल करने का प्रावधान है, हल्का पानी लेकर के, जिससे हम गले की शुद्धि करते हैं। तो 2 से 3 बार आप गंडूस कर लीजिए। उसको हम लोग एक को कवल बोलते हैं। कवल मतलब कितना पानी हो जो मुख का संचार हो, मूवमेंट हो। गुनगुना पानी हो, बढ़िया है। गुनगुने पानी का रोल ये होता है कि जो भी हमारे अंदर सलाइवा की कोटिंग होगी वो क्लीन हो जाती है, शोधन होता है, शुद्धि करता है। जो उष्ण जल होता है वो शुद्धि करता है, ठीक है। तो जहां भी हम उष्ण जल डालेंगे वो शुद्धि कर देगा। वो जख्म पे भी हल्का डालते हैं ना तो वो शुद्धि करता है। सुबह हम पानी पी करके सुखोष्ण जल पीते हैं तो वो शुद्धि करेगा। ऐसे सुखोष्ण जल मुंह में लेकर के गरगल करेंगे तो शुद्धि करेगा वो। तो इसमें सुखोष्ण जल का अच्छा रोल होता है, वो कवल के रूप में या गंडूस के रूप में, दोनों के रूप में। अब आपने 1 घंटे का टाइम ये कर दी। नेक्स्ट होता है, हर इंसान को, जो स्वस्थ व्यक्ति है, कम से कम 1 घंटे का टाइम योग और प्राणायाम के लिए जरूरत है। कम से कम जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिसकी लाइफ बहुत बिजी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। रोगी के लिए अलग अलग है, जो स्वामी जी बताते हैं कि अलग अलग डिजीज के अनुसार अलग अलग प्राणायाम की मर्यादा बताई गई है। भाई कैंसर वाले को बोलते हैं ना 2 से 3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम को करें। वो जिनको ट्यूमर है या फाइब्राइड्स हैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे देते हैं। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है, क्योंकि हम आज चर्चा कर रहे हैं स्वस्थ व्यक्ति की, ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को कैसे बचा के रखे, उसको बीमारी ना हो, तो कम से कम 1 घंटे का टाइम उसको योग प्राणायाम के लिए, जिसमें आधे घंटे 45 मिनट का प्राणायाम हो, आधे घंटे 45 मिनट का सूक्ष्म आसन, ठीक है। तो आपका हो गया स्लीपिंग टाइम, हो गया रूटीन, हो गया योगा का टाइम, हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं रूटीन लाइफ में, और क्या करते हैं हम लोग, वो तो हम रूटीन में ही डाल देते हैं। आहार पे हम अलग वो करेंगे, टाइम का नहीं, वो तो मर्यादा हम बताएंगे। मैं 24 आवर्स की रूटीन की बात कर रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, वो 1 घंटा हमने वो कर दी, 1 घंटा में रूटीन हमने डाल दी। सुबह फ्रेश होना, ब्रश करना, शावर लेना, वो 1 घंटे में वो आ गया, ठीक है। इसमें आप देखिए समाज में जो हम लोग देखते हैं, इंटरटेनमेंट का पार्ट बहुत जरूरी है ना। तो जिसको जिस चीज में रुचि हो, जैसे सपोज करिए कि आपको सत्संग में रुचि है, तो बहुत सारे चैनल पे सत्संग आते हैं, आप 1 घंटे का सत्संग करिए। कोई यंगस्टर है, उसको गेम में रुचि है, तो 1 घंटे का टाइम वो गेम खेले। किसी किसी को म्यूजिक में शौक है तो वो म्यूजिक का वो करे। किसी किसी का डांस का शौक है तो 1 घंटे का आपने प्रैक्टिस डांस के लिए कर ली। इसको बोलते हैं इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट का मतलब होता है जस्ट इंटरटेनमेंट, जिसमें ब्रेन यूज ना हो, इसमें मस्तिष्क यूज नहीं होना चाहिए, उसमें सोचने वाली चीज नहीं होना चाहिए। ये जो इंटरटेनमेंट होता है हमारे वर्किंग स्ट्रेस को कम करता है, ठीक है। तो 1 घंटे का टाइम इंटरटेनमेंट, ज्यादा नहीं। नॉर्मली देखा गया लोग मोबाइल लेते हैं, वो सुबह से शाम तक लगे रहते हैं,
ठीक है, जब हम किसी चीज को अति कर देंगे तो फिर डिस्टर्ब होगा, मतलब टाइम मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि विधाता ने हमें 24 घंटे ही दिया है, 24 घंटे को ही हमें बांटना है। ऐसा नहीं कि हम बिजी हो जाएंगे तो हमें 30 घंटा मिल जाएगा, किसी के पास टाइम नहीं है तो उसको 20 घंटा कर दिया विधाता ने, सबको 24 घंटे का टाइम। तो उस 24 घंटे को हमें एक डिसिप्लिन लाइफ में बैलेंस करना, ठीक है। तो 1 घंटे का टाइम इंटरटेनमेंट। दूसरा पार्ट होता है इमोशंस, जिसको हम लोग 3 चीजें बताया ना, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य में आज के डेट में, क्योंकि इसमें बहुत ऐसा कंट्रोवर्शियल कुछ शब्द होते हैं ना कि मंच से उसको नहीं बोला जा सकता, सबके अलग विचारधारा होते हैं, सबके अलग अलग शब्द होते हैं। तो हम लोग एज ए चिकित्सक इसको शब्द आज के डेट में दिया गया है इमोशंस, गुड हार्मोन्स, ठीक है। तो इमोशंस किसी के साथ हो सकता है। एक माँ अपने बेटे को जब हक करती है तो उसके साथ इमोशनली जुड़ती है। एक बेटी जब स्ट्रेस में होती है और अपने माँ को हक करके रोती है तो उसका स्ट्रेस रिलीज होता है, इमोशंस होता है वो। गुरु जो अपने शिष्य को गले लगाता है तो उसमें इमोशनली जुड़ता है वो। तो हम लोग इसमें व्यवहारिक पक्ष में 2 घंटे का टाइम, स्पेशली जो मैरिड कपल्स होते हैं, जो मैरिड लाइफ में, उसको हम 2 घंटे का बोलते हैं। जो सिंगल हैं उनको 1 घंटे का टाइम। जैसे मान लो कि कोई बच्ची है तो उसको 2 घंटे का नहीं, उसको 1 घंटा बहुत है। थोड़ी सी माँ के साथ जुड़े, भाई बहन के साथ जुड़े, घर में बैठ करके थोड़ी सी बातें करे। इमोशनल अटैचमेंट बहुत जरूरी है, इसको हम बोलते हैं गुड हार्मोन्स।